हेलो, वेलकम। ईद इकोनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं इसके झा, आपका इकोनॉमी का टीचर, एक नए मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने हूँ। और वर्तमान में जो सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं, सरकार उसको कैसे पूरा करेगी, इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखें, अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है, ग्रोथ रेट भारत का कम हो रहा है, और उस केस में इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए सरकार को फ्रंट से लीड करना होगा। सरकार को अपने खर्चे को बढ़ाना होगा। और आप देखें, अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की। अब आगे आने वाले समय में भी इन सब मात्राओं में काफी वृद्धि आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि सरकार अपने वित्त को कहां से मैनेज करेगी, यानी फ्रॉम वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फाइनेंस्ड। क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी कमाई है, टैक्स और नॉन टैक्स, जो कि कभी भी पर्याप्त नहीं रहे हैं। और हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मुश्किल से ये 2/3 या 3/4 70% जो है गवर्नमेंट अपने इनकम से फाइनेंस करती है, और बाकी अन्य स्रोतों से। लेकिन अब सरकार को मार्केट बोरिंग के अलावे और भी विकल्पों को तलाशना होगा, जिससे कि अपने बढ़ते हुए खर्चे को वो पूरा कर सके। देखिए, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे कटौती करती है, तो इसका अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। और सरकार अगर अपने खर्चे में कटौती करेगी, तो फिर उत्पादन पे असर पड़ेगा। उत्पादन जो है पे नकारात्मक असर पड़ेगा। उत्पादन देश में घटना शुरू हो जाएगा। उत्पादन अगर घटेगा, तो देश के भीतर आय का सृजन भी कम होगा। और आय का सृजन अगर कम होगा, तो फिर जो है सरकार की जो अपनी कमाई है, उसमें भी फिर से कमी होगी। तो फिर ये एक साइकिल बन जाएगा। अब इस साइकिल में हम फंसे, इससे बेहतर है कि इस साइकिल को ब्रेक करें। और इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, और सरकार जो है का जो एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो खर्चा है, उसका असर जो है अर्थव्यवस्था पे बहुत ही व्यापक होता है। और अगर हम क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करें, यहाँ तक कि मिस्टर केन्स जो केनेसियन थ्योरी है, वो भी यही कहता है कि गवर्नमेंट के जो द्वारा जो किए जाने वाले एक्सपेंडिचर है, उसका मल्टीपल असर होता है। तो जरा हम लोग देखें कि सरकार के पास क्या-क्या विकल्प है। सरकार अपने विकल्पों को तलाश रही है, जिस संदर्भ में हमने पहला वीडियो डाला था, मार्केट बोरिंग, जो कि एक नया कंसेप्ट नहीं है। और मार्केट बोरिंग जो है, वो शुरू से लेके आज तक जो है, सरकार के वित्त को, सरकार के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने का एक बड़ा स्रोत है, जिसे आप राजकोषीय घाटे के नाम जानते हैं। जिसका टारगेट जो है इस वर्तमान वर्ष के लिए ऑलरेडी बढ़ा करके जो 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। जबकि बजट में इसका अनुमान जो है तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज जो दूसरे विकल्प पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका नाम है मौद्रिक घाटा, या अंग्रेजी में कहें तो मोनेटाइज डेफिसिट, या डेब्ट मोनेटाइजेशन। ये होता क्या है? कुछ लोग इसे बिल्कुल उसी पॉलिसी का रिवाइज वर्जन मान है, जो पॉलिसी हमारे पास में थी और बहुत ही पॉपुलर थी। इसका नाम है घाटे की वित्त व्यवस्था, या डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसको हमने 1997 में बंद कर दिया। तो काफी हद तक वो सही भी है, लेकिन दोनों में काफी मूलभूत अंतर भी है। जरा हम लोग पहले डिस्कस करें कि आखिर मोनेटाइज डेफिसिट जो है इस बार अगर होता है, तो सरकार उसको कैसे पूरा करेगी। देखो, यहाँ पे क्या होगा कि सरकार अपने बॉन्ड को, भारत सरकार अपने बॉन्ड को आरबीआई को जारी करेगी। आपको पता ही है कि बॉन्ड जो है ऋण की प्रकृति का होता है। अब हम देखें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बिल का कंसेप्ट, ठीक है, ट्रेजरी बिल। तो बिल और बॉन्ड में पहले आप बेसिक अंतर समझे। दोनों ऋण की प्रकृति का होता है, लेकिन बिल जो होते हैं उनके मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम की होती है। और 1 साल से अगर मैच्योरिटी ज्यादा होगा, तो फिर जो है वो बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। अगर हम हमारे देश में फिलहाल यही दो हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहां पे अगर देखा गया है कि मैच्योरिटी अगर 1 साल से कम है, तो वो लोग फिर ट्रेजरी बिल का नाम देते हैं। अगर मैच्योरिटी पीरियड जो है लोन की 1 साल से ज्यादा और 10 साल से कम है, तो वो ट्रेजरी नोट का नाम देते हैं। और अगर मैच्योरिटी पीरियड 10 साल से ज्यादा है, तो फिर उसे ये ट्रेजरी बॉन्ड का नाम देते हैं। तो भारत में ट्रेजरी नोट का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है। हम लोग बिल और बॉन्ड की बात करें, यानी पहला जो अंतर है, बिल की मैच्योरिटी जो है 1 साल से कम होती है, और बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल से ज्यादा होगी।
एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि जो निवेशक हैं, जो ट्रेज़री बिल में निवेश करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि निवेशक चाहे किसी भी रूप में निवेश करे, उसे अपना रिटर्न चाहिए। तो जो निवेशक ट्रेज़री बिल में निवेश करते हैं, तो वहाँ पे उनको ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ पे उनको ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि उस केस में उनको जो है, जो इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो अंतर है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है? उस रूप में इनकम मिलता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। लेकिन जब सरकार बॉन्ड जारी करती है, तो बॉन्ड हमेशा फेस वैल्यू पे ही जारी होता है और उस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है? जो आपको मिलेगा। यानी इसमें किसी तरह का डिस्काउंटिंग नहीं होगा। तो भारत में जो वर्तमान में चर्चा हो रही है कि मौद्रिक घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट में, यहाँ भारत सरकार क्या करेगी, ये बॉन्ड जारी करेगी आरबीआई को, ठीक है? दोनों में अंतर है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, वहां पे आरबीआई क्या करती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भारत सरकार के बिहाफ में ट्रेजरी बिल को बेचती है दूसरे को। वहां पे आरबीआई अपने जेब से पैसा नहीं लगाती है। और हमने ये भी कहा था कि मार्केट बोरिंग के कारण जो है मनी सप्लाई पे अर्थव्यवस्था में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आम निवेशक कहीं नहीं है। यहाँ पे जो है इस मैटर बिटवीन द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे भारत सरकार क्या करेगी कि आरबीआई को बॉन्ड जारी करेगी लॉन्ग टर्म नेचर का, जिसकी मैच्योरिटी काफी लंबे समय तक होगी। और उस बॉन्ड के अगेंस्ट में आरबीआई क्या करेगी, नोट को छापेगी। ये एक फ्रेश मनी होगा, यानी आरबीआई विल क्रिएट फ्रेश मनी और ये पैसा भारत सरकार को वो लोन के रूप में देगी। और भारत सरकार इस पैसे को खर्च करेगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब जब भारत सरकार आरबीआई से बोरो करेगी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ जो आरबीआई नोट छाप के भारत सरकार को दे रही है, ठीक है, ये जो है फर्दर मनी सप्लाई का बेस होगा। और इसे हम जो है हाई पावर्ड मनी के रूप में जानते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी कि फ्रेश मनी प्रिंट करेगी और इसे भारत सरकार को देगी। और भारत सरकार इस पैसे को खर्च करेगी और वो पैसा मार्केट में आएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। खैर, सरकार ने अपने खर्चे को क्या किया, पूरा कर लिया। अब यहाँ पे देखें, मनी सप्लाई बढ़ा, देश के भीतर मनी सप्लाई बढ़ा। अब मनी का जो लिंक है, वो दोनों से है, डिमांड से भी और सप्लाई से भी। सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि मनी एलोन कैन इंक्रीज द डिमांड, बट मनी एलोन कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। यानी मनी जो है वो अकेला डिमांड बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन मनी अकेला सप्लाई बढ़ाने में सक्षम नहीं है। अगर ठीक है, मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, लेकिन अगर सप्लाई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी सप्लाई जो है उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, तब हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के बीच क्या होगा, गैप क्रिएट होगा। जिसके कारण एक महंगाई जो है, जिसको आप जानते हैं मांग जनित, यानी डिमांड पर इन्फ्लेशन जो है, उसका जन्म होगा। यानी महंगाई की दर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो मनी सप्लाई बढ़ने का जो बेस है, वो है भारत सरकार का बॉन्ड, जिसके अगेंस्ट में आरबीआई क्या करती है या क्या करेगी, नोट छापेगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ने का, महंगाई बढ़ने का वो एक आधार भी है। लेकिन उसी बॉन्ड को, चूंकि ये दीर्घकालीन प्रकृति का है, उसी बॉन्ड को आरबीआई महंगाई को चेक करने में या महंगाई को रोकने में उसी बॉन्ड का उपयोग करेगी। अगर देखो, अगर मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया, तो फिर आरबीआई क्या करेगी कि उसी बॉन्ड को ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा आम निवेशकों को बेच करके और वो एक्सेस मनी को मार्केट से क्या करेगी, बाहर निकालेगी। यानी स्क्वीजिंग आउट ऑफ द मनी फ्रॉम द मार्केट। यानी जो कारण है वही उसका उपाय भी है। इसलिए इस चीज को लेकर के अगर इस प्रोसेस से भारत सरकार और आरबीआई काम करती है, तो फिर इस पॉलिसी का अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक जो प्रभाव है कम पड़ेगा। दूसरा, अगर देश के भीतर महंगाई की दर काफी कम है और अगर फ्यूचर में सरकार इसको नियंत्रित करने में सफल भी रहती है, तो फिर इस पॉलिसी का कोई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सप्लाई साइड बॉटलनेक, कहने का मतलब इफ सप्लाई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जो राजकोषीय नीति, ठीक है, के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर राजकोषीय नीति सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या होगा, सप्लाई डिमांड को कम्पीट नहीं कर पाएगा एंड देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी हाई।
तो ये एक बड़ा जो है गंभीर चुनौती भारत सामने, चूँकि हमने पास्ट में यही देखा है कि प्रॉब्लम कभी भी आरबीआई की तरफ से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम जो है वो ये भारत सरकार के राजकोषीय नीति में है और कहीं न कहीं सप्लाई साइड बॉटलनेक। ये पॉलिसी अगर सही ढंग से लागू ना किया गया और अगर इसका सरकार मिसयूज़ करे, तो फिर जो है इसका लॉन्ग टर्म असर अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गंभीर होता है और इससे बहुत सारी इकॉनमी हम देख सकते हैं कि उससे बर्बाद भी होती है। 2 उदाहरण आपके सामने है। इस तरह की पॉलिसी 2 देश में नाम ले रहा हूँ, एक जिम्बाब्वे और एक वेनेजुएला। वहाँ की सरकारों ने तकरीबन इसी तरह की पॉलिसी को फॉलो किया और इसको एक वर्ड में पंपिंग ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बहुत-बहुत ज़्यादा से बढ़ाया। नतीजा दोनों अर्थव्यवस्था आज जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। वेनेजुएला की बात करें, जो कि एक तेल उत्पादक देश भी है, तो वेनेजुएला में पिछले महीने में जो महँगाई की दर थी, वो 17,88,000% के बराबर था। यानी तकरीबन 18 लाख परसेंट के बराबर। और अगर आप एक्सचेंज रेट पैरिटी की बात करें तो भारत का 1 रुपया वेनेजुएला के करेंसी के 3500 यूनिट के बराबर था। यानी भारत का 1 रुपया वेनेजुएला के 3500 रुपए के बराबर है। यानी वहाँ की करेंसी अपनी वैल्यू को पूरी तरह से खो चुकी है और ये उनकी करेंसी एक तरह से यूजलेस हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पैसा लेना आरबीआई से भारत सरकार के लिए बहुत ही आसान काम है। मेन है उस पैसे को लेने के बाद जब सरकार उस पैसे को खर्च करेगी और जब सरकार के सामने चुनौतियां आएंगी, तो उस चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी राजकोषीय नीति कितने हद तक तैयार है। अगर हम इस पॉलिसी को हम कंपेयर करें, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। इसी तरह की मिलती जुलती पॉलिसी जो थी, जिसका नाम था घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग, वहां पे भारत सरकार के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई ने नोट को प्रिंट किया और फाइनेंस किया। जो पास्ट में भारत में कहा जाता है कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स का बेस था, भारत में जो आरबीआई नोट छापती थी उसका वो आधार था। तो हम लोग थोड़ा पीछे जाएं, ये बात है 1956 में, जब भारत में सेकेंड फाइव प्लान आया, जो पूरी तरह से इंडस्ट्री पे आधारित था। इंडस्ट्री पे देखिए भारत में औद्योगिकरण का काम शुरू हुआ बड़े लार्ज स्केल पे, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था भारत सरकार के द्वारा। लेकिन जो सेकेंड फाइव प्लान था, इट वाज बेस्ड ऑन अ रॉन्ग एजम्पशन, ये गलत अवधारणा पे आधारित था। गवर्नमेंट ने एज्यूम किया एंड रॉन्गली एज्यूम किया कि व्हाटएवर इज फिजिकली पॉसिबल इज फाइनेंशियली पॉसिबल एज वेल। इसका मतलब समझिए, ठीक है, दो तरह के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एक है फाइनेंशियल मनी एंड दूसरा फिजिकल रिसोर्सेज यानी अदर देन मनी। अब देखें, इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें मशीन चाहिए, हमें टेक्नीशियन चाहिए, हमें एम्प्लॉयर चाहिए, हमें ठीक है रॉ मटेरियल चाहिए, हमें एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, टाइम चाहिए और साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने माना कि अगर पैसे के अलावे अगर बाकी चीजों की समस्या नहीं है, तो फिर पैसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये एक गलत अवधारणा थी और बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है ऐसा ही हुआ। अब गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट क्यों था कि अगर पैसे के अलावा बाकी चीजों की समस्या नहीं होगी, तो पैसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई जो है, आरबीआई भारत सरकार के बिहाफ में नोट प्रिंट करने को ऑलवेज तैयार था। और एग्जैक्टली सेम हुआ। सेकेंड फाइव ब्रांड के सेकेंड हाफ में पैसे की बहुत जबरदस्त किल्लत हो गई और उसके बाद जो नोट प्रिंट होने का ये सिलसिला शुरू हुआ, वो रुका ही नहीं। और उस वक्त क्या होता था कि भारत सरकार इस घाटे की वित्त व्यवस्था के दौरान भारत सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए ठीक है आरबीआई नोट छापी थी। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट बॉन्ड का नहीं था। वहां पे क्या होता था कि भारत सरकार आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी। अब आपको अगर जानकारी हो, तो ट्रेजरी बिल भारत में दो तरह का, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया मार्केट बोरिंग, तो वहां जिस ट्रेजरी बिल की बात हुई है वो है रेगुलर ट्रेजरी बिल। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एडहॉक ट्रेजरी बिल। ये एडहॉक ट्रेजरी बिल भारत सरकार क्या करती थी, आरबीआई को जारी करती थी और आरबीआई उसी एडहॉक ट्रेजरी बिल को बेस मानते हुए नोट छापती थी और भारत सरकार को देती थी और भारत सरकार इस पैसे को खर्च करती थी। और देखिए ये सेकंड फाइव प्लान के सेकंड हाफ में शुरू हुआ, उसके बाद ये रुका नहीं। आप देखें इसके कारण क्या हुआ कि भारतीय बाजार में मनी सप्लाई अचानक से क्या हुआ बढ़ा।
और मैंने पीछे भी कहा कि मनी अकेला डिमांड को बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन मनी अकेला सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। और एग्जैक्टली सेम हुआ कि सप्लाई साइड बॉटलनेक, यानी भारत सरकार देश के भीतर उत्पादन को उसी अनुपात में, जिस अनुपात में डिमांड बढ़ा, उसमें बढ़ाने में असक्षम रही। और इसका असर अर्थव्यवस्था पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1962 लोग मानते हैं कि बाद आना शुरू हुआ और एक नए भारत का जन्म हुआ, महंगा भारत, inflationary India. And during 1962, a huge gap was created between demand and supply. ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये गैप हम आज तक देख सकते हैं। ये जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है, अगर आप ठीक है पढ़ेंगे तो आप देखेंगे थर्ड फेब्रुअरी प्लान 1961 से 66, 5 साल का जो थर्ड फेब्रुअरी प्लान था, उस 5 साल में सरकार ने जितने भी पैसे खर्च किए, उसमें अकेला इस पॉलिसी का योगदान जो है 20% से ज्यादा था। यानी भारतीय बाजार में मनी सप्लाई क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। कारण गवर्नमेंट के लिए पैसा प्राप्त करने का ये बहुत ही आसान तरीका था। जब भी भारत सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है, वो आरबीआई को क्या करती थी, एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी और आरबीआई ठीक है उसी के अगेंस्ट में नोट छाप के भारत सरकार को देती थी। अब देखिए, चूंकि उस वक्त हमारे देश में मार्केट रिफॉर्म का काम नहीं शुरू हुआ था। अब आरबीआई इस एडहॉक ट्रेजरी बिल को मार्केट से मनी सप्लाई को कम करने के लिए हमें और आपको नहीं भेज सकती थी। ये काम अब आरबीआई कर सकती है, जो कि अब जो रिसेंट जो केस है उसमें होगा। तो जब भी मैच्योर हो जाए, तो सरकार क्या करती थी, पुराने लोन को चुका के और नया ट्रेजरी बिल जारी करती थी। इसके कारण भारत सरकार के ऊपर आरबीआई का लोन बढ़ना शुरू हुआ और देश के भीतर बड़ी सप्लाई बढ़ा। न सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ, बल्कि ठीक है, भारत में एक नई अर्थव्यवस्था का भी जन्म हुआ, जिसको कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। यहाँ सब कुछ क्या है, ब्लैक है। ये जो पैरेलल इकोनॉमी का ग्रोथ है, वो भी 60 के दशक से शुरू हुआ। और आज देखें तो भारत में दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक रियल इकोनॉमी जहाँ सब कुछ व्हाइट है, और एक पैरेलल इकोनॉमी जहाँ सब कुछ ब्लैक है। आप ये मत समझें कि रियल इकोनॉमी और पैरेलल इकोनॉमी ये रेल की दो पटरी है जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये जो ग्रोथ ऑफ पैरेलल इकोनॉमी है जहाँ सब कुछ ब्लैक है, ये हमारे रियल इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर आप देखें ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का 3 बेसिक नीड होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, आजादी के 73 साल के बाद रोटी का इंतजाम चलो मान लो हो गया, कपड़े का भी हो गया, लेकिन बात करें मकान की, तो मकान आज भी भारत के मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक सपना है। जबकि वो एक बेसिक नीड है। कारण रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, और उसके कारण इनकी कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। अब रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो दो चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है, एक सीमेंट और एक आपका आयरन। अगर रियल एस्टेट में स्लैकनेस आता है, रियल एस्टेट अगर नीचे जाता है, जो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक नीचे जा चुका है, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि सरकार इस चीज को बहुत ही सीरियसली ले रही है। अगर रियल एस्टेट में स्लैकनेस आएगा, तो ये जो दो सेक्टर हैं, सीमेंट और आपका आयरन, इन दोनों सेक्टर पे बुरा असर पड़ेगा। इस सेक्टर में डिमांड की कमी होगी, और जो बिल्कुल हो रहा है। और भारत सरकार के जो 8 कोर सेक्टर हैं, उसमें ये दोनों भी हैं। तो 8 कोर सेक्टर में ये जो दो हैं, सीमेंट और आयरन, ये वर्स्ट परफॉर्मर है। इनका परफॉर्मेंस जो है वो सबसे पुअर है। तो कहीं ना कहीं चेन है। और ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो रियल इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ये भी एक कारण है कि देश में व्यक्तिगत असमानता बढ़ती जा रही है। ये भी कारण है कि देश में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है। और ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, तो जरा हम बात करें घाटे की वित्त व्यवस्था, तो ये बहुत ही पॉपुलर रहा, बहुत ही पॉपुलर रहा। और भारतीय बाजार में मनी सप्लाई क्या हुआ, बढ़ता रहा। डिमांड और सप्लाई के बीच गैप क्या हुआ, बढ़ता रहा। तब तक आ गया 1990-91, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो भारत सरकार ने आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म। मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर हम बात करें रिफॉर्म, सुधार, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले आप समझे। तो देखो, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन पॉलिसी, यानी पॉलिसी बदलाव। लेकिन पॉलिसी में हर एक बदलाव को आप रिफॉर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी में दो तरह का बदलाव होता है। एक छोटा मोटा, मॉडरेट, और दूसरा
बड़े स्तर पे, यानी ड्रास्टिक। अब ये सरकार की नीतियाँ क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं? तो ये हमारे एंड्स हैं टू गेट द सक्सेस, ये हमारे मीन्स हैं टू गेट द एंड, ये हमारे साधन हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो सरकार जो है, रिफॉर्म का मतलब आप समझे कि जब भी कोई सरकार अपने पुराने पॉलिसीज को पूरी तरह से क्या करती है, छोड़ देती है और बिल्कुल एक नए सेट ऑफ पॉलिसीज के साथ आती है टू गेट द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तब हम कहते हैं रिफॉर्म। तो 90-91 का जो समय था, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी, बोथ ऑन एक्सटर्नल फ्रंट एंड इंटरनल फ्रंट। एक्सटर्नल फ्रंट पे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो $1 बिलियन से भी नीचे आ गया, जो कि भारत के मुश्किल से 11 दिन के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त था। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट कवरेज। और तब हमने आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसको आप क्वीन ऑफ एवरी बैंक मानते हैं, तो उसके पास हमने सोने को गिरवी रखा और वहां से डॉलर प्राप्त किया और तब हमने आयात किया। देश के भीतर ऑन एक्सटर्नल फ्रंट, सॉरी इंटरनल फ्रंट, भारत सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही नाजुक थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लेफ्ट विथ नो मनी और जितने भी सरकार के घाटे थे वो अपने खतरे के निशान से ऊपर तक चले गए थे। तो जब हम बात करते हैं रिफॉर्म की, तो निश्चित रूप से घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी को क्या करना चाहिए था, उसे खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1991 के रिफॉर्म के बाद भी ये पॉलिसी कंटिन्यू रहा और इसके लिए हम पूरी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव को ब्लेम नहीं कर सकते। कारण उन्होंने इस पॉलिसी को गिव अप करने की सोची तो जरूर, लेकिन ये उस वक्त गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस था, गवर्नमेंट के लिए एक वित्त का बहुत बड़ा सहारा था और उस वक्त गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो इन लोगों ने रियलाइज किया कि अगर अचानक से हम इस पॉलिसी को बंद कर देंगे तो फिर सरकार अपने खर्चे को मैनेज कहाँ से करेगी। तो जब तक कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा, तब तक इस पॉलिसी को गिव अप करना, बंद करना सही नहीं होगा। और नतीजा ये पॉलिसी 1991 के लिए बाद चला। लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह ने जो है एक नया कंसेप्ट भारत में लेकर के आए और उसका नाम दिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। कि फ्यूचर में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, वो घाटे के वित्त व्यवस्था को रिप्लेस करेगा। और भारत में तो पता ही आपको, हमेशा 5 साल पे चुनाव होता है, सरकारें बदलती है। तब आया 1997। 1997 में भारत सरकार और आरबीआई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग को हमने फिर बंद कर दिया, यानी एडहॉक ट्रेजरी बिल को हमने स्क्रैप कर दिया। लेकिन तब तक ये बहुत डैमेज कर चुका था। भारत में अगर जनित मांग जनित महंगाई का जनक है तो वो है इस पॉलिसी के द्वारा, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था। तो घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग को भारत में रिप्लेस किया गया आरबीआई के द्वारा एक अलग पॉलिसी, उसका नाम है वेजेस एंड मींस एडवांसेस, या कुछ लोग कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। तो ये जो वेज एंड मींस एडवांसेस है, उसने डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिप्लेस किया। लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है, कभी मैं अलग वीडियो में चर्चा करूंगा कि वेज एंड मींस एडवांसेस जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से कैसे अलग है। ठीक है? लेकिन ये सरकार के बजट के फाइनेंस को पूरा करने का, ठीक है, इसमें कोई इसका यूज नहीं है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था को हमने 1997 में खत्म कर दिया। जहां आपने देखा कि सरकार के खर्चे को फाइनेंस करने के लिए क्या होता था कि आरबीआई भारत सरकार के ये एडहॉक ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट में नोट छापती थी और भारत सरकार को देती थी। क्या बिल्कुल जो है अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, मौद्रिक घाटा क्या बिल्कुल सेम है? तो काफी हद तक हाँ, लेकिन अंतर है। क्योंकि देखो 91 के बाद भारत में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ और अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि अंतर पहले देखें कि वहां पे यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो पॉलिसी हमारे पास की थी, तो वहां पे भारत सरकार आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी, यानी शॉर्ट टर्म। और आरबीआई उस ट्रेजरी बिल को मार्केट में नहीं सेल करता था क्योंकि उस वक्त मार्केट जो हमारा बहुत ही पुअर था और रिफॉर्म नहीं हुआ था। सरकार उस ट्रेजरी बिल को वापस लेती थी, पैसे को चुकाती थी। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ट्रेजरी बिल जारी नहीं करेगी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी करेगी। यानी इसकी प्रकृति क्या होगी, दीर्घकालीन। नो डाउट यहाँ भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसी गवर्नमेंट बॉन्ड को एक जो है एक बहुत ही पावरफुल हथियार के द्वारा आरबीआई महंगाई को दूर करने में यूज करेगी। देश के भीतर से मनी सप्लाई को क्या करेगी, स्क्वीज आउट करेगी, यानी सोख लेगी। कैसे?
ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा इसी बॉन्ड को जो उसने सरकार से खरीदा, इसी बॉन्ड को वो आम निवेशकों तक, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो वो बेचेगी। और वो पैसा जब हम आप हमारे कमर्शियल बैंक्स या हमारे एसेट मैनेजमेंट ग्रुप जो भी खरीदेंगे, तो वो पैसा फिर मार्केट से कहाँ चला जाएगा, आरबीआई, और आरबीआई पैसे को अपने पास वापस ले लेगी, यानी मार्केट से पैसे को सोखना। तो इसलिए ठीक है, ये जो तरीका है, ये उतना अलार्मिंग नहीं लग रहा है, ये उतना नुकसानदायक नहीं लग रहा है, उतना खतरनाक नहीं लग रहा है जो घाटे की वित्त व्यवस्था में थी। क्योंकि वहां पे मनी सप्लाई भारत के भीतर क्या होता था, बढ़ता था, और उसके बाद सप्लाई साइड भी प्रॉब्लम था। तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो इस पॉलिसी की तरफ जो है ये भी सरकार का ध्यान है। और इसमें जो धनात्मक इसके पहलू ये है कि जो सरकारी बॉन्ड मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, वही सरकारी बॉन्ड जो है मनी सप्लाई को कम करने में भी मददगार होगा। दूसरा, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव साइड है कि अगर देश में महंगाई की दर नियंत्रण में है, ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो पिछले साल 2 साल के भीतर हम कह सकते हैं कि कुल मिला के कि भारतीय बाजार में महंगाई की दर ये काफी नियंत्रित है। तो अगर भारतीय बाजार में महंगाई की दर नियंत्रण में रहती है, तो फिर इसका दीर्घकालीन असर जो मैं बात कर रहा हूँ, नकारात्मक असर, वो तकरीबन नहीं के बराबर होगा। लेकिन अगर सही ढंग से राजकोषीय नीति को मैनेज नहीं किया गया, सप्लाई साइड बॉटलनेक, अगर देश में उत्पादन ये नहीं बढ़ता है, या सरकार अगर उत्पादन बढ़ाने में असफल रही, तो फिर यही जो एक्सेस मनी सप्लाई है, ये अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर सकता है, जो हमने देखा, जो पास्ट में हुआ। तो दोनों में कहीं न कहीं मूलभूत अंतर है। तो सरकार इस विकल्प को भी तलाश रही है, लेकिन चूंकि इसके जो है हमने देखे हैं इकोनॉमी पे इल इफेक्ट्स, ठीक है, हमने देखा कि पास में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसका असर आज तक है। इसलिए इस पॉलिसी को सरकार इस विकल्प को यूज करने से पहले सरकार उसके हर एक पहलू को क्या करेगी, टटोलेगी, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखेगी, और अंत में ठीक है इस पॉलिसी को हो सकता है सरकार अपनाए। इसका एक और फायदा है कि यहाँ पे सरकार के राजकोषीय घाटे पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को लोगों को ये भी बताना है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सही है, कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ही सही रहा है, और आप देखें कि राजकोषीय घाटा काफी नहीं बढ़ा। तो उसमें भी सरकार के लिए ये मददगार साबित होगा। लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है हाउ वेल फिस्कल पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी अगर सप्लाई साइड बॉटलनेक क्रिएट करने से कंट्री को रोकती है, यानी सप्लाई बढ़ता है, ग्रोथ रेट ज्यादा हो, जीडीपी बढ़े, उत्पादन बढ़े, तब फिर जो है जो हमारे देश में जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है, जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, वो अतिरिक्त मनी को क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि मनी सप्लाई का असर इंडिया के ऊपर नकारात्मक रूप से नहीं के बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर जो है ये जो पॉलिसी है, न सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही घातक होगा। तो लेट अस सी आगे क्या होता है, ना अभी पूरी तरह से मेरी जानकारी में है, न किसी की जानकारी में है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अब आप वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब ये हमने दूसरे विकल्प को डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो आज की डेट में बहुत ही डिबेटेबल है, बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है, आरबीआई अपने सरप्लस को ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट को। आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको लेकर के देखो तो तरह तरह के जो लोग हैं भारत में, तो मैंने यही कहा है कि दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको कुछ नहीं पता है, दूसरा जिनको सब कुछ गलत ही नहीं पता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार जो है आरबीआई को लूट रही है, लेकिन आखिरी मसला क्या है, ठीक है, आखिर जो है भारत सरकार आरबीआई पे क्यों दबाव बना रही है कि आप रिजर्व ट्रांसफर करें, रिजर्व होता क्या है, ठीक है, क्यों केंद्र सरकार रिजर्व बनाती है। इस संदर्भ में हमने कमेटी बनाई, विमल जालान कमेटी। तो विमल जालान साहब का रिपोर्ट क्या है, जितने भी मुद्दे हैं सबको लेकर के हम लोग अगले वीडियो में होंगे। वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप उसको समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।